नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा कैपिटल बस्टिंग टेक्निक। और क्योंकि फोर्थ चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा पहला क्लास रहेगा, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कैपिटल बस्टिंग टेक्निक से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अलोंग विद द न्यूमेरिकल काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कैपिटल बस्टिंग टेक्निक। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था जिसका टाइटल था कैपिटल बस्टिंग, तो हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के स्टडी कर लिया कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। अब आपको समझना है यहां पे दो अलग अलग शब्द है। पहला शब्द क्या है सर, आपका कैपिटल बस्टिंग हो जाएगा, दूसरा क्या है टेक्निक। माने यहां पे आप लोग कह सकते हो सर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटल बस्टिंग अलोंग विद द टेक्निक। तो ध्यान से समझिएगा, कैपिटल बस्टिंग के अंदर हमें किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ डिसीजन लेना होता है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास 5 प्रपोजल है या आप लोग कह दीजिए 5 प्रोजेक्ट है जहां पर हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या प्रपोजल के अंदर कैपिटल को इन्वेस्ट करना है। अब हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर रहेगा, कौन सा प्रोजेक्ट है जो आने वाले वक्त में हमें ज्यादा रिटर्न देगा, इस चीज को इवैल्यूएट करना है, इस चीज को हमें अपरेज करना है। इस चीज को अपरेज और इवैल्यूएट करने के लिए मेरे पास काफी सारे सिस्टमैटिक मेथड्स है जिनका मैं इस्तेमाल करूंगा। और ये जो मेथड है ना, कलेक्टिवली इनको आप लोग क्या बोल देते हो, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक बोल देते हो। और ध्यान दीजिएगा, इन मेथड्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगा, हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या रहेगा, इस चीज को कंपेयर करके देखते हैं। और जहां पे हमें सहूलियत लगती है वहां पर हम लोग अपने पैसे को रोक के चलते हैं, वहां पे हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करके चलते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप लोग कहेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल बस्टिंग टेक्निक का क्या मीनिंग होता है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कैपिटल बस्टिंग टेक्निक अपने आप में वो सिस्टमैटिक मेथड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपरेज और इवैल्यूएट करने के लिए करते हैं। क्या अपरेज करना है, क्या इवैल्यूएट करना है सर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को अपरेज करना है और इवैल्यूएट करना है। और मैंने क्लियरली आपको बताया यहां पे हम लोग कंपेयर करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट को किसके साथ, फ्यूचर बेनिफिट के साथ, ताकि आप लोग क्या मेक कर सके, एक साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या कर सके, मेक कर सके। कुल मिलाकर के आप लोग ये कहेंगे कि सर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उन मल्टीपल प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए, अपरेज करने के लिए आप जिन भी सिस्टमैटिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं ना, वो तमाम सिस्टमैटिक मेथड्स क्या कहलाएंगे, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये बहुत बुनियादी डेफिनेशन है जिसको आपको पढ़ के चलना है, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि सर आपका कैपिटल बस्टिंग टेक्निक क्या रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के इवैल्यूएशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो हमने क्या किया है, जितने भी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जितनी भी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है ना, हमने उनको 2 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमने कितनी कैटेगरियां बना दी हैं, 2 कैटेगरी बना दी है। एक कैटेगरी के अंदर हमारी वो टेक्निक्स रहेंगी, वो मेथड रहेंगे जहां पर हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, टीवीएम का कॉन्सेप्ट इंपैक्ट नहीं करता है। माने कुछ ऐसे मेथड है जहां पे टीवीएम का इंपैक्ट नहीं होता है, कुछ ऐसे मेथड है जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। तो हमने क्या किया, 2 कैटेगरी बना दी है कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के अंदर। पहली कैटेगरी रहेगी जहां पे आप बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं, दूसरी कैटेगरी रहेगी जहां पे आप लोग बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करेगा जिस भी मेथड के अंदर, उस मेथड को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जानेंगे। बुनियादी तौर पे ट्रेडिशनल मेथड को नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम लोग यहां पर आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आया? तो पहला जो मेथड रहेगा, जो पहली जो कैटेगरी रहेगी कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स के अंदर, वो कौन सी रहेगी, ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल मेथड्स रहेंगे, ट्रेडिशनल टेक्निक्स रहेगी, या फिर आप लोग कह सकते हो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक रहेगी। क्योंकि मैंने क्लियरली आपको बताया ये वो मेथड है जो क्या कंसीडर नहीं करते हैं सर, आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई इनको आप लोग नॉन डिस्काउंटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी रहेगी वो आपके बेसिकली मॉडर्न टेक्निक्स की रहेगी। मॉडर्न टेक्निक से ज्यादा इसको आप लोग बुनियादी तौर पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। तो एक ऐसा मेथड रहेगा, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी रहेगी जहां पे आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करेंगे। एक ऐसी कैटेगरी रहेगी जहां पे आप लोग बुनियादी तौर पे क्या करने वाले हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करोगे, कंसीडर करोगे, और यहां पे आप लोग डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लो को भी एक तरीके से कंसीडर करके चलने वाले हो। दैट्स व्हाई इस मेथड को आप लोग क्या बोलते हो, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक के नाम से जानते हो। अब टोटल अगर आप लोग कलेक्टिवली बात करते हैं तो हमारे एंटायर सिलेबस के अंदर 6 कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स रहने वाली हैं। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। कितनी टेक्निक रहेंगी, 6 टेक्निक रहेंगी, जहां पे सबसे पहली टेक्निक रहेगी जिसको आप लोग पीबीपी के नाम से जानेंगे, जिसको आप लोग पे बैक पीरियड कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा बेसिकली रहेगा उसको आप लोग एआरआर के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या काफी जगह पे इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी पढ़ाया जाता है। एक आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है, इसके अलावा नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, इसके अलावा आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और लास्ट में जाके आप लोग कहेंगे डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड होता है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कह सकते हो, हमारे पास कितनी टेक्निक रहेंगी सर, 6 टेक्निक रहेंगी। और अगर आप लोग कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक हो है, या फिर आप लोग कहिए जो आपकी जिसको आप लोग ट्रेडिशनल टेक्निक के नाम से जानते हैं, वहां पर केवल 2 ही टेक्निक आएगी। पहली क्या होगी, पीबीपी, जिसको आप लोग पे बैक पीरियड के नाम से जानते हैं, और दूसरी क्या होगी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आप लोग एआरआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला कैटेगरी किसका है, ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक का रहेगा, और दूसरा कैटेगरी किसका रहेगा, डीसीएफ का रहेगा, जिसको आप लोग डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक के नाम से जानते हैं, या मॉडर्न टेक्निक के नाम से जानते हैं, जहां पे आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। जहां पे 4 मेथड हमारे पास रहेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रहेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका पे बैक पीरियड होता है ना, उसके अंदर भी 2 है, एक आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, एक नॉन डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड है। तो नॉन डिस्काउंटिंग आपका इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर आपको मोटा मोटा क्या पढ़ना है, इन 6 टेक्निक को पढ़ना है, इन 6 टेक्निक के तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, रिजल्ट को एनालिसिस करना है, और आपको समझना है किस तरीके की न्यूमेरिकल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाएगी, और किस तरीके की अप्रोच आप लोग लेकर के इस तरीके की न्यूमेरिकल को इंप्लीमेंट करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। समझ में आया? तो ये आपको क्लैरिटी हो गया होगा सर कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स का मीनिंग क्या होता है। 2 कैटेगरियां बनती हैं, दोनों कैटेगरी के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या सीन रहता है, और दोनों कैटेगरी के अंदर हमारे पास कौन कौन से मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे आपकी ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के साथ, जहां पे हम लोग पे बैक पीरियड को पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को पढ़ेंगे, और इस पे बेस्ड अच्छी खासी न्यूमेरिकल को भी एक्सप्लोर करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर अगर आप लोग बात करते हैं पे बैक पीरियड की, अभी मैंने क्लियर किया ना, पे बैक पीरियड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है या ट्रेडिशनल टेक्निक है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, उसका तो कुछ लेगा देगा नहीं है। बस आपको समझना है पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है। पे बैक पीरियड माने आपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो पैसा लगाया, जो रोकड़ा लगाया, जो इन्वेस्टमेंट किया ना, वो आपको कितने दिन में रिटर्न हो जाए। रिटर्न किसकी फॉर्म में होगा, जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन लगाया, ठीक है, मशीन के ऊपर आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अब वो मशीन भी तो आपको कोई प्रोडक्ट बना करके देगी, कोई काम करके देगी, उस बदले में आपको इनफ्लो होगा। वो इनफ्लो आते आते कितना टाइम लगेगा कि जो हमने पैसा लगाया ना वो हमारा रिकवर हो जाए। इसको आप लोग कहते हो पे बैक पीरियड। समझ में आया? तो पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, आप लोग कहेंगे कि सर जब भी पे बैक पीरियड की बात आएगी तो अपने आप में ये आपका वो लेंथ ऑफ टाइम होता है जो आपको रिक्वायर्ड होता है रिकवर करने के लिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? आपको क्या रिकवर करना है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, रिकवर करना है। ध्यान दीजिएगा,
फ्रॉम द कैश इनफ्लो, कहां से सर? कैश इनफ्लो से जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट। समझ में आया? जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वही प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कितने टाइम के अंदर कैश इनफ्लो की टर्म में आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न कर देगा, वो जो आपका टाइम पीरियड होगा ना, वही टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? पे बैक पीरियड कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो इसको आप लोग शॉर्ट में पीबीपी के नाम से जानते हैं। समझ में आया? जैसे अगर आप लोग एक एग्जांपल की बात करें तो हम लोग ले सकते हैं, लेट अस से मैंने एक मशीन खरीदा है जिसके ऊपर मैंने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब मेरे को हर महीने यूनिफॉर्म कैश मिल रहा है, लेट अस से मैं मान लेता हूं 10,000 रुपया मेरे को हर महीने क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म कैश मिल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? ये आपको हर महीने मिल रहा है, ठीक है ना, हर महीने मिल रहा है, तो मोटा मोटा आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे सर 1 साल में कितना मिलेगा? 1,20,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? 120 के मिल जाएगा। अब 1 साल को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो लेस देन 2 ईयर आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहाँ पे जो पीरियड आएगा ना वो लेस देन 2 ईयर आएगा। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके की चीजें रहेंगी, हालांकि इतना आसान नहीं रहेगा जैसा आसान मैंने एग्जांपल दिया है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, लैंग्वेज को घुमाया जाएगा और आपको थोड़ा सा पजल किया जाएगा ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को, आपकी डेप्थ ऑफ द नॉलेज को चेक किया जा सके। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। पीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेबैक पीरियड होता है। इसका अपना मीनिंग क्या होता है और इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हमें करना क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। पेबैक पीरियड के अंदर ना कुछ फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हम लोग क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपने जिस मशीन के ऊपर पैसा लगाया है, जहां पर भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां पे जो कैश का इनफ्लो होगा ना, वो हो सकता है आपको इक्वल मिले, यूनिफॉर्म मिले, बराबर बराबर मिले, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो जो आपका कैश का इनफ्लो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म रहे, माने अनइक्वल रहे। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर ना हालात बदल जाएंगे, दोनों ही सिचुएशन के अंदर तरीका बदल जाएगा। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जब भी आप लोग पीबीपी लगाएंगे, पेबैक पीरियड लगाएंगे, तो हमारे पास 2 फॉर्मूले बनेंगे। एक ऐसा जहां पे आपका जो एनुअल कैश का इनफ्लो है ना, वो कैसा दिखे सर? आपको इक्वल दिखे। और दूसरी अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आप लोग इक्वल है, दूसरा क्या हो जाएगा? अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एनुअल कैश फ्लो के ऊपर काम करना है। एनुअल कैश फ्लो जो आपका रहेगा, सॉरी एनुअल कैश इनफ्लो जो रहेगा ना, अगर वो आपका इक्वल है, अगर वो क्या है? इक्वल है, हर साल आपको जो पैसा मिल रहा है, जो आपका प्रोजेक्ट आपको रिटर्न कर रहा है, अगर वो आपका इक्वल है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अनइक्वल है तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब समझते हैं सर फॉर्मूला कहता क्या है। ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला कहता है, अगर आपका जो आपका एनुअल कैश इनफ्लो है ना, अगर आप लोग कहेंगे अगर आपका एनुअल कैश इनफ्लो इक्वल है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपने इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट किया था, माने प्रोजेक्ट के ऊपर आपने कितना पैसा लगाया था, और एनुअल कैश इनफ्लो कितना है। समझ में आया? आप लोग क्या कहेंगे? इनिशियली आपने इन्वेस्टमेंट कितना डाला, ठीक है, और आपको एनुअल कैश इनफ्लो कितना मिला, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा सर? आपको पे बैक पीरियड मिल जाएगा। अभी अभी मैंने बताया, मान लीजिए आपने क्या किया है? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब हर साल जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 50,000 का मिल रहा है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मेरे को 4 साल लग जाएंगे इस पर्टिकुलर पीरियड को अचीव करने के लिए, इस पर्टिकुलर अमाउंट को अचीव करने के लिए। तो ये जो 4 साल का टाइम पीरियड है ना, यही क्या कहलाएगा सर? ये आपका पे बैक पीरियड कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो पे बैक पीरियड समझ में आया? जब भी आपको जो आपका एनुअल कैश इनफ्लो है, अगर वो आपका इक्वल अमाउंट में मिल रहा है, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपने किया इनिशियली, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द एनुअल कैश इनफ्लो इज कॉल्ड पेबैक पीरियड। इसको आप लोग क्या कहेंगे? पेबैक पीरियड कहेंगे। लेकिन 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 अगर आपका कैश इनफ्लो है अनइक्वल हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर आप लोग पेबैक पीरियड को निकालना चाहेंगे तो आप लोग कहेंगे लास्ट ईयर बिफोर रिकवरी। समझ में आया? अब यहां पे आप लोग सीएफ का इस्तेमाल करेंगे, क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी जिसको आप लोग बोलते हैं, यहां पे हम लोग कहेंगे क्यूमुलेटिव इनफ्लो। क्या कहेंगे? क्यूमुलेटिव इनफ्लो। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा जब आपको क्लैरिटी होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है? आपको लास्ट ईयर बिफोर रिकवरी पकड़ना है, प्लस में आपको क्या करना है? अमाउंट येट टू बी रिकवर्ड, माने कितना अमाउंट आपका बच गया, अलोंग विद आप लोग कहेंगे कैश इनफ्लो ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जो आपके नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना है, ठीक है। अब इसको अगर आप लोग थोड़ा सा समझे तो टेक्निकली एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके। बाकी अभी पेंसिल नहीं है तो राइटिंग बिगड़ेगा, तो थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा, ठीक है। अब अनइक्वल का मतलब जहां पे बराबर नहीं मिलेगा। सॉरी, बीच में स्क्रीन थोड़ा सा बग आ गया था, तो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता रहा था कि जैसे अगर आपका इक्वल अमाउंट में अगर आपको
आपको एनुअल कैश इनफ्लो मिलता है तो डायरेक्ट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको अगर आप लोग इनफ्लो से डिवाइड कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, जब भी आपका कैश इनफ्लो की अगर आप लोग बात करते हैं और वो कैश इनफ्लो अगर आपको अनइक्वल अमाउंट में मिलता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम लोग इस चीज को और बेटर वे में समझ पाए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कैसे करना है इस बात पर जरा गौर तलब कीजिएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी आप लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख रुपए का। ठीक है, अब यहां पे जो आपको हर एक साल यानी कि पहले साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथे साल, पांचवें साल जो भी आपको कैश इनफ्लो दिख रहा है वो आपका इक्वल नहीं है। वो कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका अनइक्वल है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ना आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितने टाइम तक हमारा कैश इनफ्लो रिकवर होगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ध्यान दीजिएगा, पहले साल आपको कितना मिला, 50,000 मिला, दूसरे साल आपको कितना मिला, 60,000 मिला, और तीसरे साल आपको कितना मिला, 40,000, और चौथे साल आपको कितना मिला, 20,000 मिला। अब आपको ध्यान क्या देना है, अब अगर आप लोग टोटल करते हैं 60,000 प्लस में 40 लाख 1,000 हो जाएगा, प्लस में 50 लाख 1.5 लाख हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 20,000, 1,70,000 हो गया। माने यहां तक अगर आप लोग बात करते हैं 4 साल के दरमियान हमें कितना पैसा रिकवर हो गया, 1,70,000 रिकवर हो गया। समझ में आया? तो ये बात आपको समझनी है, कितना पैसा रिकवर हो गया है, 1,70,000 रिकवर हो गया है। अब आपको पे बैक पीरियड अगर आपको निकालना है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक तो ये आपका बेसिकली 4 साल तक की कैलकुलेशन तो आपने कर ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे प्लस करना है। सर आपका कितना अमाउंट रहता है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, 1,70,000 आपको मिल गया, तो आपका कितना अमाउंट रहता है, सर आपका 30,000 का अमाउंट रहता है, और इससे नेक्स्ट ईयर आपको कितना पैसा मिल रहा है, कैश इनफ्लो कितना है, सर आपका 40,000 है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 3/4 से डिवाइड कर देना है। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कह सकते हैं, सर 1,70,000 कितने साल में हो गया था, 4 साल में हो गया था, प्लस में आप लोग क्या करेंगे, 3/4 करेंगे। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो ये जो आपको ईयर के अंदर डेटा मिलेगा ना, ये क्या कहलाएगा, ये आपका पे बैक पीरियड कहलाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको समझाया कि आपको क्या करना है, लास्ट ईयर बिफोर द रिकवरी पकड़ना है, प्लस में आपका कितना पैसा रह गया रिकवर होने में, और मैंने बताया उसको डिवाइड कर देना है नेक्स्ट ईयर का जो कैश इनफ्लो है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे। एग्जांपल दिया है, डोंट वरी, अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर काफी डिटेल में और भी अच्छे अच्छे मेथड में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, अभी आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पे बैक पीरियड के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला, जब आपको कैश इनफ्लो एनुअल कैश इनफ्लो है वो इक्वल दे रखा है, दूसरा जब भी आपको जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो अनइक्वल दे रखा है। ठीक है, अब दोनों के लिए फॉर्मूले अलग रहेंगे, तरीका बिल्कुल सेम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, कैश इनफ्लो हो गया है। अब एग्जामिनर इतने में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, सबसे जरूरी जो बात रहेगी सर वो आपके डिसीजन रूल्स को लेकर के रहेगी कि अगर आपने इवैल्यूएशन किया यूजिंग द पीबीपी, माने पे बैक पीरियड लगाया और इवैल्यूएशन कर लिया। ठीक है, अब आपके पास 5 प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब 5 प्रोजेक्ट के अंदर जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको सबसे कम पीबीपी मिला, माने कम समय में आपका पैसा रिकवर हो गया, उस प्रोजेक्ट को हम लोग चूज कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका पे बैक पीरियड जितना कम होगा उतना ही बेटर वो प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट कब होगा, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है इफ इट्स पे बैक पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू द प्री डिटरमाइंड, जिसको आप लोग मैक्सिमम एक्सेप्टेबिलिटी पे बैक पीरियड, समझ में आया? यानी कि जो आपने एक लिमिट सेट कर रखा है। ठीक है, या तो उससे कम हो या उसके इक्वल हो। मैंने मान लिया 5 साल के अंदर मेरा पैसा रिकवर होना है, अब या तो 5 साल से कम टाइम पीरियड आए या तो 5 साल के इक्वल आए। अगर 5 साल से ज्यादा चला गया तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट कब होगा, अगर आपका पे बैक पीरियड एक्सीड कर जाता है जो भी आपने पहले से एक पीरियड डिसाइड कर रखा है। ठीक है, यानी कि जो आप जैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट के केस में तो हम लोग ये देखेंगे कि कहां पे कम समय लग रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट अगर आपका है वहां पे पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, माने इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। अब हमने जो टाइम पीरियड सेट कर रखा है ना, जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबिलिटी है उससे कम या उसके इक्वल अगर आपका पे बैक पीरियड रहता है तो माय डियर फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, रादर देन वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया जब भी आप लोग कंपेयर करेंगे तो प्रोजेक्ट विद द शॉर्टेस्ट, देखिए क्या लिखा हुआ, पे बैक पीरियड। ठीक है,
इज प्रीफर्ड। समझ में आया? जब भी आपको कंपैरिजन करना होगा, तुलना करना होगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट की बात होगी, तो आपको शॉर्टेस्ट जो आपका पेबैक पीरियड है उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, चूज करना है। समझ में आया? तो पेबैक पीरियड बेहद आसान रहेगा, इजी है, बस आपको ध्यान देना है दो सिचुएशन है, दोनों के अंदर किस तरीके से आप लोग उस चीज को टैकल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं भाई। अभी आपने देखा ना, बड़ा ही इजी मेथड है, सिंपल मेथड है, अंडरस्टैंड करने में भी और इंप्लीमेंट करने में भी। अब यहाँ पे देखिए, इसको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है और अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, ये किसको मेजर करता है सर? लिक्विडिटी को मेजर करता है बाय शोइंग हाई क्विकली इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। समझ में है? ये क्या बताएगा, कितनी जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है, रिकवर हो गया। इज इट क्लियर? तो प्लीज इस पर जरा गौर फरमाइएगा। यहां तक आते आते आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज की जो क्लास है वो 50% कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरेटिकल अगर आप लोग बात करते हैं, जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा पेबैक पीरियड का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूले कौन कौन से हैं, कितनी सिचुएशन बनेंगी और किस तरीके से फॉर्मूले को यूज करना है, फॉर्मूले को वापरना है। समझ में आया? अब जो दूसरा जो मेथड मैंने बताया था, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, और मैंने पहले भी बताया था इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। और ये भी मेथड आपका नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर आता है। इसका मतलब यहां पे भी आपको बेसिकली जो आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला कॉन्सेप्ट है उसको कंसीडर नहीं करना है, इग्नोर करना। ठीक है? अब बात ये आती है सर, इस मेथड का मीनिंग क्या है? जैसे जो आपका एआरआर टेक्निक है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, परसेंटेज निकालते हो। किसकी परसेंटेज निकालते हो? ध्यान दीजिएगा, ऑफ द एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, कैश इनफ्लो की बात नहीं हो रही है, अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है। मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, पिछली क्लास मैंने चैप्टर नंबर 3 के अंदर समझाया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड द कैश फ्लो। ठीक है, जहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आया है, एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट आपने अर्न किया है, उसका एवरेज का क्या रहेगा, परसेंटेज रहेगा, एंड ऑन द एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, किसके ऊपर? एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कब होती है, ये अभी मैं आपको डिटेल में जाकर के पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, पेबैक पीरियड है ना, वो आपका बताता है कितना जल्दी हमारा लगाया हुआ पैसा रिटर्न होगा। लेकिन जो आपका एआरआर टेक्निक है ना, वो हमें बताता है सर प्रॉफिटेबिलिटी को। किसको बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडरेशन में रखता है। इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान देना है। अब मुद्दा ये है कि सर अगर आप लोग एआरआर की बात करते हैं, एआरआर को कैलकुलेट करना है, एआरआर को इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट कैसा करेगा, कैसा वापरेगा, दिस इज द मेन कंसर्न। ठीक है ना? हमें क्या करना है, इसको यूज करना सीखना है। तो यूज करने के लिए हमारे पास काफी सारे फॉर्मूले हैं, 3 से 4 फॉर्मूले रहेंगे, 3 से 4 फॉर्मूले रहेंगे, जो डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर। जैसा हालात आपको दिखेगा वैसा फॉर्मूला वापरने का। ठीक है? तो एआरआर समझ में आया? यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है ऑन द एवरेज इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसके एवरेज का परसेंटेज जो फॉर्म होता है ना, वो आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या बोले तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होता है। समझ में आया? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बेसिक फॉर्मूला ये है, जहां पे जो आपको बेसिक जो फॉर्मूला देखने को मिलेगा, दैट इज अगर आप लोग एआरआर को कैलकुलेट करते हैं तो आपको देखना है आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना है आफ्टर द टैक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, टैक्स हटा करके, टैक्स को हटा करके, माइनस करके आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना निकला, अपॉन में आपको क्या करना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट लेकर के चलना है। आपने कितना इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट के ऊपर किया, एवरेज लेकर के चलना है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, एआरआर यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। समझ में आया? तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के केस में मोस्ट कॉमन फॉर्मूला क्या रहेगा, आपका एनुअल जो आपका जो एवरेज प्रॉफिट बनता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 100। अब ध्यान दीजिएगा, काफी बार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट की जगह केवल आपको क्या देता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट देता है। अगर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन होता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप लोग ऊपर तो क्या निकाल लेंगे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे, नीचे आप लोग यहां पर जो आप एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करते थे उसकी जगह पे आप लोग क्या ले लेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से। लेकिन ये जो है ना, ये आपका फॉर्मूला है, ये प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, जहां पे अमूमन जो आपके जर्नल जो कुछ कुछ क्वेश्चन रहेंगे वहीं पे आपको वापरना है। बाकी अगर आप बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं, तो वह यही रहेगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है आफ्टर द टैक्स डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई द, सो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपको साल्वेज वैल्यू देता है। ठीक है, तो साल्वेज वैल्यू के केस में आपको जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है ना, वो ऐड करके निकालना है, माने इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस में साल्वेज वैल्यू और डिवाइड कितने से कर देंगे, 2 से। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, जो यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको साल्वेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया गया है, तो एवरेज निकालने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 21 से डिवाइड कर देंगे, 2 से। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, अगर मल्टीपल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो वो अकॉर्डिंग टू द एवरेज रूल आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये रहेगा। इसी के बिहाफ पे भाइयों और बहनों हम लोग तमाम न्यूमेरिकल्स को टैकल करने वाले। इज इट क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, जरा गौर फरमाइएगा, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो जो बातें मैंने आपको समझाई है, उन पर आपको जरा गौर तलब करना। ठीक है, अब यहां पर भी आपको छोटी सी बात पर ध्यान रखना है, कैलकुलेट कैसे करना होता है ये मैं अभी आपको सिखा दूंगा। उससे पहले यहां पर भी क्या रहेगा, चलिए साथ साथ कर ही लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है, किसके बाद, आफ्टर द डेप्रीशिएशन टैक्स। ठीक है, डेप्रीशिएशन और टैक्स के बाद, उसके बाद आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है, एआरआर का फॉर्मूला लगाना है और आंसर को परसेंटेज की टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। तो कुल मिलाकर के 4 स्टेप में आपका काम बन सकता है। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि सर डिसीजन रूल के अंदर कब एक्सेप्ट होगा, कब रिजेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, एआरआर आपने निकाला यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपने निकाला, प्रोजेक्टिव एआरआर इज हायर देन द रिक्वायर्ड। आपने मान लीजिए रिटर्न जो आपने टारगेट किया हुआ है, एक एग्जांपल ले लीजिए 20% है। ठीक है, अब आपका एआर आ गया 25%, तो आप लोग उसको चूज कर लेंगे। माने अगर आपका एआरआर जो आपका है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, अगर वो आपका हायर होता है आपके टारगेटेड रिटर्न से, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपका एआरआर लोअर होता है आपको जो रेट चाहिए उससे, तो आप लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, कंपैरिजन की बात आएगी तो ध्यान दीजिएगा, कंपेयर जब भी आप लोग करेंगे द प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट एआरआर, जहां पे आपको मैक्सिमम एआरआर दिखेगा ना, वही कंपैरिजन के केस में आप उसी प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, चूज करेंगे। समझ में आया? तो ये आपका एक बेसिक सा टेक्निक था, जहां पर हम लोगों ने ट्रेडिशनल कैपिटल बस्टिंग टेक्निक को पढ़ा, जहां पर 2 टेक्निक है, एक आपका पेबैक पीरियड है, दूसरा कौन सा है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और जिसको आप लोग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है ना, आपको कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज मतलब बहुत बेसिक चीजें पूछ लेता है जो आमूमन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे अभी आपको क्या पढ़ना है सर, एडवांटेजेस को पढ़ना है और डिसएडवांटेजेस को पढ़ना। बहुत ऑब्वियस सी बात, हर एक चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है, लिमिटेशन भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये अपने आप में सिंपल और इजी कैलकुलेट हो सकता है। यहाँ पे आप लोग किसको कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पे बैक पीरियड के अंदर हम लोग कितना क्विकली अपने इन्वेस्टमेंट को वापस पा सकते हैं, वो डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को टारगेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अकाउंटिंग डेटा को यूज करते हैं। यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट को कंपेयर करना आसान होता है, यहाँ पे आप लोग कंसीडर करके चलते हैं प्रोजेक्ट लाइफ को। ठीक है, प्रोजेक्ट की एंटायर लाइफ को। ठीक है, अच्छा, ये आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में काफी यूजफुल होता है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म मेथड नहीं है कैलकुलेशन के लिए, तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। अच्छा, ये इंफीरियर है जो आपके किसके कंपैरिजन में, जो अभी आपके डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक है उनके कंपैरिजन में, मे बी लीड टू द इनकरेक्ट डिसीजन। ये इन्फ्लुएंस होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज के द्वारा, बेस्ड होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर, नोट द कैश फ्लो, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेज है, कुछ डिसएडवांटेजेज हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई अल्टरनेट इनके लिए नहीं रहने वाला। ठीक है, अब इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी बात क्या है कि सर आपका जो पेबैक पीरियड आपने पढ़ा है, ठीक है, ये आपका पेबैक पीरियड है और आपकी जो एआरआर टेक्निक है, ठीक है, दोनों के बीच में बुनियादी तौर पे क्या फर्क होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंपैरिजन जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में काम आएगा। मीनिंग की अगर आप लोग बात करते हो तो पेबैक पीरियड बताता है टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट, हमने पढ़ लिया, लेकिन एआरआर बताता है परसेंटेज रिटर्न
अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ आया? एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितना परसेंटेज मिलेगा रिटर्न की फॉर्म में, वो आपको बताएगा। यहाँ पे पे बैक पीरियड के अंदर लिक्विडिटी मेन हमारा प्राइमरी कंसर्न होता है, एआरआर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी होता है। अब पे बैक पीरियड को मेजर किया जाता है ईयर के अंदर, एआरआर को किसके अंदर मेजर किया जाता है? परसेंटेज के अंदर। अच्छा, ये बेस होता है पे बैक पीरियड के अंदर कैश इनफ्लो यूज करते हैं, एआरआर के अंदर आप लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज करते हैं। ठीक है, अब एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ की बात करते हो तो पे बैक पीरियड के अंदर एंटायर लाइफ का कोई कंसर्न नहीं होता है, जिस दिन हमारा पैसा रिकवर हो गया वहीं तक का हम लोग टाइम पीरियड लेके चलते हैं। एआरआर के अंदर आप लोग एंटायर टाइम पीरियड को लेकर के चलते हैं, एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को लेकर के चलते हैं। यहाँ पे टाइम टीवीएम को इग्नोर किया जाता है, यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे भी इग्नोर किया जाता है, बिकॉज बोथ टेक्निक्स आर द नॉन कैश फ्लो या नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर आती हैं। तो ये बुनियादी तौर पे फर्क है, जिसे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आई एम 100% डैम श्योर कि आपको क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, अब जो आपको मेरी स्क्रीन के सामने का पूरा पेज दिख रहा है ना, इस तरीके का न्यूमेरिकल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है। न्यूमेरिकल को डिकोड करना सीखिएगा, किस तरीके का अप्रोच रखना है ये सीखिएगा, और आप ध्यान दीजिएगा कैश इनफ्लो और अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर क्या फर्क होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये तमाम बातें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी हुई है, फिर भी थोड़ा सा मैं रिकैप जरूर करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई भी ए लिमिटेड करके कंपनी है जो कंसीडर करती है किसी मशीन को उसको परचेज करना है, एंड देयर आर टू पॉसिबल मशीन्स। ठीक है, हमारे पास दो मशीन का डेटा है, मशीन एक्स गिवन है और मशीन अब वाई गिवन है। अब ध्यान दीजिएगा क्या क्या गिवन है। कैपिटल कॉस्ट गिवन है, कैपिटल कॉस्ट दोनों के ऊपर 60-60 हजार रुपया लगाया। अब इसका मतलब ये जो कैपिटल कॉस्ट है ये इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा सेल आपको गिवन है, मशीन एक्स कितना सेल कर रहा है आपका 1 लाख रुपया, और यहाँ पे कितने का है 10,000 का, सॉरी 80,000 का। ठीक है, अब कॉस्ट के अंदर लेबर आ गया, मटेरियल आ गया, फैक्ट्री ओवर आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ गया और सेलिंग कॉस्ट आ गया। ठीक है, तमाम जो वैल्यू है वो गिवन है। एक्सपेक्टेड लाइफ मशीन एक्स की 2 ईयर है और मशीन वाई की कितनी है सर? आपकी 3 ईयर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अदर इंफॉर्मेशन के अंदर कोई क्या क्या जानकारी है ध्यान से पढ़िएगा। द कॉस्ट शो अबोव रिलेटेड टू द एनुअल, ये आपका एनुअल एक्सपेंडिचर है। सेल आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट द रेट ऑफ शो फॉर द ईच ईयर। अच्छा, सेम कंटिन्यू रहेगा। टैक्स जो लगेगा वो कितना लगेगा सर? आपका 50% लगेगा। टैक्स कितना लगेगा माय डियर फ्रेंड्स? आपका 50% लगेगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है? पे बैक पीरियड लगाइए, पे बैक पीरियड निकालिए और एआरआर टेक्निक को वापरिए। ठीक है, अब एआरआर टेक्निक, सबसे पहले पे बैक पीरियड की बात करते हैं। पे बैक पीरियड के अंदर हमें कैश फ्लो चाहिए और कैश फ्लो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, कैश फ्लो के अंदर डेप्रीशिएशन को आपको एक बार माइनस करना है, उसके बाद प्लस करना है। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर डेप्रीशिएशन को माइनस करके मामला सेट कर देना। जैसे अगर आप लोग इसको थोड़ा सा टेक्निकली सोचेंगे तो फॉर्मेट क्या होता है, मैंने समझाया था, ये मशीन एक्स है, ये मशीन वाई है। ठीक है, दोनों के अंदर सेल कितना है? 1 लाख का और 80,000 का। अब सेल के अंदर से सबसे पहले हमें मटेरियल को, लेबर को, फैक्ट्री ओवरहेड को, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस करना पड़ेगा। माने सेल माइनस में एक्सपेंसेस, अगर आप लोग माइनस करते हैं उसके अंदर से डेप्रीशिएशन। ठीक है, अगर आप लोग क्या करते हैं? डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? वो प्रॉफिट बिफोर द टैक्स मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर से अगर आप लोग टैक्स को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स मिल जाएगा। और अगेन प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स के अंदर अगर आप लोग डेप्रीशिएशन ऐड कर देते हैं तो आपको कैश फ्लो मिल जाता है। ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं, सेल गिवन है, उसके अंदर से एक्सपेंसेस माइनस कीजिए, उसके अंदर से डेप माइनस कीजिए, तो आपको जो मिलेगा वो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलेगा बिफोर द टैक्स। ठीक है, अब टैक्स भी अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स आ जाएगा। उसके अंदर अगेन अगर आप लोग डेप्रीशिएशन प्लस कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा कैश फ्लो। समझ में आया? कैश इनफ्लो। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो जो चीजें दे रखी हैं उनमें तो हमें ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है। जैसे यहाँ पे मटेरियल कितना है? 8,000 है, यहाँ पे कितना 10,000 है, लेबर कितना 10,000 है, यहाँ पे कितना है 6,000 है, एक्स और वाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, एडमिन जो एक्सपेंसिव, फैक्ट्री कितना है 12 और 10 है, एडमिन 4,000 और 2,000 है, सेलिंग कॉस्ट कितना है 2,000 है और 2,000 है। अब ये सारा डेटा तो गिवन था, लेकिन मुद्दा आता है सर डेप्रीशिएशन कैसे निकालने का। ठीक है, डेप्रीशिएशन निकालने के लिए आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 1 लाख रुपया। एवरेज कितना दे रखा है? अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा
अगर आप लोग बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 है, इसका लाइफ कितना है 2 साल है, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या जो कॉस्ट है उसको अगर आप लोग उसकी जो वर्किंग लाइफ है उससे डिवाइड कर देते हैं, 60,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका बेसिकली 30,000 आ जाएगा। यहाँ पे आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 60,000 किया, और यहाँ पे कितना साल है, 3 साल, 60,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे 20,000 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के डेप्रीशिएशन कितना आएगा सर, आपका डेप लगेगा यहाँ पे 30,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करना, ठीक है। माइनस कर दीजिए 1 लाख के अंदर से आप इन तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कीजिए, 80,000 के अंदर से इन तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कीजिए, तो आपको जो मिलेगा ना वो क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रॉफिट बिफोर द टैक्स मिलेगा। यहाँ पे 34,000 बच गया, यहाँ पे 30,000 बच गया, ठीक है। आप माइनस कर लीजिएगा, आपको यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 34,000 आया है और ये जो आपका 30,000 आया है, अगर आप लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहते हैं तो इसका 50%, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर टैक्स कितना गिवन है 50% माइनस कर देंगे। 34,000 का 50% 17,000 हो जाएगा, 30,000 का 50% कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। अभी जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, वो आपका प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स मिलेगा, समझ में है। तो कितना हो गया, 34 में से 17 गया तो 17,000 हो जाएगा, ठीक है, और 30 में से 15 जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो ये तो आपका प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स आ गया। अब यहाँ पे डेप्रीशिएशन वगैरह माइनस करके, अब इसी चीज के अंदर अगर मैं प्लस कर देता हूं दोबारा से, डेप्रीशिएशन कितना था सर, डेप्रीशिएशन 30,000 था, यहाँ पे 20,000 था, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैश इनफ्लो मिलेगा 47,000 और 35,000, ठीक है। अब अगर आप लोग पे बैक पीरियड की बात करते हैं तो कैसे निकाला था पे बैक पीरियड, इन्वेस्टमेंट कितना डाला और आपको एनुअल कैश इनफ्लो कितना मिल रहा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पे बैक पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना है, जो आपकी कैपिटल कॉस्ट है उनको एनुअल इनफ्लो से डिवाइड कर देंगे। एक्स के केस में आपने 60,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, वाई के केस में भी आपने 60,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। एक्स के केस में इनफ्लो 47,000 है, वाई के केस में 35,000, अब ये भी हमने पढ़ा। डिवाइड करेंगे तो 1.2766 ईयर आ जाएगा, करीब करीब सवा साल के आसपास, ठीक है। वाई के अंदर आपका एक करीब करीब 1.25 साल के आसपास आ जाएगा। अब पे बैक पीरियड के अंदर अगर आपको कंपेयर करना तो मैंने बताया था जितना कम समय लगेगा वो बेहतर ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे कम समय लग रहा है तो हम क्या करेंगे, मशीन एक्स को चूज कर लेंगे, ठीक है। मशीन एक्स वाला प्रपोजल बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग एआरआर टेक्निक की बात करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट लेकर के चलेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना है एक्स के केस में, ध्यान दीजिएगा 17,000, वाई के केस में कितना है 15,000। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स के केस में कितना है 17,000, वाई के केस में 15,000। इन्वेस्टमेंट कितना किया था दोनों के केस में 60 मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे 28%, यहाँ पे 25%, कौन सा ज्यादा है सर, आपका ऊपर ला एक्स का ज्यादा है। तो यहां पे भी आपका कौन सा प्रपोजल बेटर रहेगा, मशीन एक्स का प्रपोजल बेटर रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं सर पे बैक पीरियड की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग एआरआर मेथड की बात कर लीजिए, मशीन एक्स इज मच बेटर एज कंपेयर टू द मशीन वाई, ठीक है। तो यहां पे आपने कुछ कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल किया, कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनका भी इस्तेमाल किया, और आप लोग समझ पाए कि कैसे आप लोग पे बैक पीरियड की न्यूमेरिकल को टैकल करते हैं, कैसे आप लोग एआरआर टेक्निक की जो न्यूमेरिकल है उसको टैकल करते हैं। तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए हैं, ये सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।